नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी का समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी सेशन के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत स्पेशल टॉपिक है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं। और टॉपिक का नाम है हमारे समास। अगर आज आपने समास सही से पढ़ लिए तो आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। बिल्कुल पूरे यूट्यूब इतिहास में पूरे जितने भी टीचर हैं सबका एलिमिनेट करके इस क्लास को पढ़ना, और जब आप पता करोगे कि क्या कौन कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, और हम सामान्य हिंदी के टॉपिक समास की बात कर रहे हैं, जो कनिष्ठ सहायक एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस जो वर्तमान में कार्यरत हैं वैकेंसी, उन्हीं के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं। और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने होते हैं उन सभी के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं समास के बारे में। अब सबसे पहले एक शब्द आया है, ये समास। क्या शब्द आया है? ये आया है समास। ठीक है भैया, तो पहले ही देखते हैं किस चीज़ से मिलकर बना है समास। तो सम प्लस के आस, ये मिलकर बना है सम प्लस के आस। तो सम का मतलब बच्चा क्या होता है? सम का मतलब होता है समीप या पास। या तो होता है इसका मतलब समीप या इसके मतलब होता है पास। आस का मतलब क्या होता है? बैठना या बैठाना, बैठना या फिर बैठाना, ये मतलब होते हैं सम प्लस आस के। ठीक है बेटा। दूसरी बात यहां पर ही समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है। तीसरा, समास का विलोम विपरीत क्या होता है? व्यास। क्या होता है बेटा? व्यास होता है। और व्यास में ही किससे मिलकर बना है? बी प्लस के आस। ये मिला है बी प्लस के आस, यानी कि संधि है यण संधि। यण संधि समझिए नहीं, कौन सी संधि है? यण संधि है। तो समास किससे मिलकर बना है? सम प्लस के आस से। सम का मतलब होता है समीप या पास, आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना। समास का अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। कैसा संक्षेप? छोटा करना। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई आया, किसी पार्टी में मैंने एंट्री करी, उस पार्टी में मेरे साथ कोई आया और मुझसे तो परिचय करा किसी व्यक्ति ने, उन्होंने पूछा ये कौन है, तो मैं कहूँगा कि ये जो है रथ को चलाने वाला है, जो मेरे रथ को चला कर लाया है। तो वो कहेगा अरे यार इतना क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट रथ चालक क्यों नहीं कह देते, डायरेक्ट सीधा रथ चालक क्यों नहीं कह देते? क्या समझ जाएंगे उससे लोग? हाँ समझ जाएंगे। रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला। तो जब ये वाक्य था रथ को चलाने वाला, तो इस शब्द के लिए पूरे के लिए क्या हमने प्रयोग कर लिया? रथ चालक। तो यही शब्द क्या बना है? यही बना है समास, संक्षेप। क्या बना है? संक्षेप। ये बना है संक्षेप। ठीक है भैया, यही बना है संक्षेप, यही बना है समास, यही बना है ये। तो ऐसा मान के चलिए जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं। तो जो बहुत बड़ी बातें हैं उनको छोटा करने को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे हिंदी बहुत बड़ी होती है, उसका शॉर्ट हैंड लिखा जाता है, वो किस में लिखा जाता है? संक्षेप में लिखा जाता है। समझ गए नहीं? आर्य बात समझ में? आर्य बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्य बात समझ में इतनी? बहुत बढ़िया। तो समझ गए होगे समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, टोटल बात समझ गए होगे। ठीक है। या विद्या के लिए आ लिए, मान लीजिए हम बात कह रहे हैं कहाँ से आ रहे हो, तो हम कहेंगे
विद्या के लिए आल्य से आ रहे हैं, विद्या के लिए जो आल्य होता है हम उससे आ रहे हैं। तो कहेंगे भाई यार सीधा सीधा बोल दो, आप कहाँ से आ रहे हैं? नु विद्यालय से आ रहे हैं, मतलब जहाँ विद्या का घर होता है वहाँ से आ रहे हैं। तो ये संक्षेप समास है, समझ गए? इसी कहते हैं समास। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे थे समास पढ़ते क्यों हैं, हमारा हिंदी में समास आया क्यों है? तो संक्षेपीकरण करने के लिए हमारा क्या आया है? समास आया है। यानी क्या करने के लिए? संक्षेपीकरण करने के लिए जो आया है वो बेटा आया है समास। संक्षेपीकरण करने के लिए बेटा क्या आया है? समास आया है। हाँ या ना? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम समझते हैं, समझते हैं कि समास की परिभाषा क्या है, समास का परिचय क्या है, समास की परिभाषा क्या है। तो समास की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं समास? तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है, या सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, या फिर समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। मेरी बातों को समझ रहे होगे आप? समास का परिचय क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से योग से बना नया सार्थक शब्द, से अर्थ वाला शब्द समास या समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शब्द कह सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर शब्द लिख सकता हूँ, आपके लिए कोई भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कह सकता हूँ यश प्राप्त, तो आप क्या कहोगे? यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त, तो हम क्या कहेंगे? यश प्राप्त। तो हम यह कैसे में लिखागा? यश को प्राप्त, जिसने किया हो तो क्या हो जाएगा? यश प्राप्त। ठीक है। यथा संभव, यथा संभव क्या कहेंगे हम इसको? यथा संभव। ठीक है भाई, क्या कहेंगे हम इसको? बेटा जल्दी बताओ, क्या कहेंगे हम इसको? यथा संभव या यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, संभावना के अनुसार। क्या कहेंगे? संभावना के अनुसार। ठीक है, कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ या ना, जल्दी बता दो, हाँ या ना। ठीक है, जैसे कहेंगे चरण कमल, चरण कमल सबका अर्थ है, ये सब सार्थक अर्थ है। चरण भी सार्थक अर्थ है, कमल भी सार्थक है, यथा भी सार्थक है, संभव भी सार्थक है, यश भी सार्थक है, प्राप्त भी। परंतु ये क्या है? इसका समास विग्रह हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? समास विग्रह। तो यथा चरण कमल यानी कि कमल के कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण। जैसे कमल पूजनीय होते हैं ऐसे ही चरण पूजनीय होते हैं। पहले आप मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम कुछ आगे बढ़े। ठीक है, समास का मतलब होता है सम प्लस आ, समीप या पास बैठने वाला। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, समास का विलोम होता है व्यास, बी प्लस के आस से बनता है। समास का परिचय है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द समास या समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे चलते हैं। समास के अंग, अभी हम समास के तत्व या अंग पढ़ते हैं, समास के भेद नहीं। अभी तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने को नोट करते चले जाओ, नोट करते चले जाओ, बढ़िया तरीके से नोट करते चले जाओ, बढ़िया तरीके से, समझ गए नहीं? बढ़िया तरीके नोट कर जाओ। जैसे हमारा क्या होता है, सबसे पहले समास के अंग बात करेंगे, समास के अंग, ये बात करेंगे समास के अंग। ठीक है भाई, तो एक समास का अंग होता है पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है, समझ गए नहीं? एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद या दूसरा पद। ठीक है, हाँ या ना?
एक होता है समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। समास विग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लौकिक, लौकिक समास विग्रह, ठीक है। एक होता है अलौकिक, अलौकिक समास विग्रह। एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक समास विग्रह। एक कहते हैं, चौथा नंबर जो होता है वो क्या होता है, समस्त पद सामासिक पद, एक ही होता है, ठीक है। पहले हम इनको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा रथ चालक, तो ये बनेगा कैसे, रथ प्लस चालक, ठीक है। विग्रह क्या होगा, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो ये इस टाइम ये क्या है, ये है समास विग्रह। ये क्या है भैया, ये है समास विग्रह। इस टाइम ये क्या है, रथ, ये है आपका पूर्व पद, पहला वाला पद। ये क्या है आपका, ये है उत्तर पद, बाद वाला पद, समझ गए नहीं। और ये खुद अकेला क्या है, ये है समस्त पद, समस्त पद। अब बातें समझो, क्या समझ गए हो आप, क्या समझ गए हो, ठीक है भाई, समझ गए हो या नहीं समझे हो। मैंने बोला कि ये अंग होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, एक होता है समास विग्रह और एक होता है समस्त पद। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लौकिक समास विग्रह, एक होता है अलौकिक समास विग्रह। दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या अंतर होता क्यों होता है, दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या अंतर होता है क्यों होता है, बिल्कुल क्लियर, घबराओ ना बिल्कुल। पहले समझ लो, ये मैंने बोला रथ चालक, तो ये है समस्त पद, इसे ही कहते हैं हम समास। क्या कहते हैं, समास, संक्षेप शब्द। किससे मिलकर बना है, रथ प्लस के चालक से, रथ प्लस चालक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है भैया, रथ प्लस चालक से। दो या दो से अधिक शब्दों की बात आती है। तो यहाँ समास विग्रह क्या होगा, जब समासिक पद को विग्रह करते समय प्रत्यय का सहारा लेकर उसे अर्थवान बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। अब ये क्या है, रथ को चलाने वाला, पूरा वाक्य ये था। समास विग्रह कैसा है, ये लौकिक समास विग्रह है, लौकिक समास विग्रह है। अब तुम सोच रहे हो गुरुजी तुमने तो पता कर दिया कि लौकिक समास विग्रह है, हम कैसा पता करेंगे कि लौकिक है या अलौकिक है। तो मैं पहले बता देता हूँ लौकिक समास विग्रह क्या होते हैं। लौकिक समास विग्रह वो होते हैं जो लोगों को समझने में आ जाए, यानी कि लोगों को केवल सुनकर समझ में आ जाए, सुनकर समझ आ जाए, ठीक है, उन्हें कहते हैं लौकिक समास विग्रह। जैसे मैंने कहा रथ चालक, सुन के समझ में आ गया, समझ गए नहीं, क्या आ गया, सुनकर समझ आ गया। अलौकिक समास विग्रह क्या होते हैं, अलौकिक समास विग्रह क्या होते हैं, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया से, किससे, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया से विग्रह हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अलौकिक समास विग्रह। समझ पा रहे हैं या नहीं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, जल्दी बताइए, इसे नोट कर लीजिए, एक एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने बिल्कुल मत मस्तक में उतार लीजिए, अपने मत मस्तक में बिल्कुल उतार लीजिए क्या होता है। तो पूर्व पद, उत्तर पद, समास पद और आपका समास विग्रह या फिर समस्त पद। समस्त पद को हम समास कहते हैं, पूर्व पद पहले वाला पद होता है, उत्तर पद बाद वाला पद होता है। इसके वाक्य को हम समास विग्रह कहते हैं,
जिसमें परसर्ग लगे होते हैं को, ठीक है, प्रत्यय ने, ठीक है भैया। तो यहाँ पर समास विग्रह कैसा है, लौकिक समास विग्रह है। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक समास विग्रह, अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह लोगों को केवल सुनकर समझ में आ जाए तो लौकिक होते हैं, जब संस्कृत व्याकरण या व्याकरण शास्त्र के अनुसार विग्रह समझ में आए तो। जैसा कह रहे होगे आप, गुरुजी ये वाला तो बताओ कि अलौकिक कैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आएगा। जैसे प्रत्यंग, प्रत्यंग एक शब्द आ गया, प्रत्यंग, प्रत्यंग। तो ये मिलकर कैसा बनेगा, प्रति प्लस के अंग। तो इसे समझना पड़ेगा संस्कृत से। पहले तो हमने इसे तोड़ा, प्रत्यंग, तो संधि बनी हुई है। क्या बनी हुई है, संधि। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसको भी अलौकिक संस्कृत समाज समझना होगा उसे संधि व संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, संधि व संस्कृत का ज्ञान। अब यहाँ बोला प्रत्यंग, प्रति प्लस अंग से मिलकर बना है, प्रति प्लस अंग से मिलकर बना है प्रत्यंग। इसे हम कहेंगे अंग के प्रति। क्या कहेंगे इसे, अंग के प्रति जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यंग कहते हैं। ठीक है भाई। या मैं यहाँ कह सकता हूँ आपको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो ये कैसे मिलकर बनेगा, प्रति प्लस के अक्ष से। तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्ष के प्रति, अक्ष, अक्षी के प्रति, अक्षी मतलब आँख, आँख के प्रति। ठीक है। तो ये ऐसा मिला है। तो हमें समझना पड़ा ना, अक्षी माने क्या होता है, आँख। तो हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई, हमें संस्कृत का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इसे समझने के लिए। जल्दी नोट कर लो, आगे होंगी बातें समझ में आपको पूरी तरीके से। ठीक है, बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी आपको यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे समझते हैं बेटा कि क्या है आगे। अब तो हमने समास के अंग देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत में कितने समास हैं। संस्कृत में भेद, यानी हम कह सकते हैं समास के भेद, समास के भेद। ठीक है भाई। अब यहां समझिए, एक तो संस्कृत, संस्कृत में समास के भेद जो होते हैं केवल 4 होते हैं। केवल कितने होते हैं, 4 होते हैं। जबकि हिंदी में, हिंदी में समास के भेद निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। भाई निम्न प्रकार कैसे निम्न प्रकार होते हैं, तो पहला निम्न प्रकार क्या होता है, अगर हम यहाँ बोलें, अगर हम यहाँ बोलें प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर तो होते हैं 4। ठीक है भाई। अगर हम बोल रहे हैं मूलता के आधार पर, मूलता या मूलतः के आधार पर, तो बेटा कितने होते हैं, 5। तो कितने होते हैं, 5। ठीक है, कितने होते हैं, 5। भेद के आधार पर या प्रचलन के आधार पर, भेद या प्रचलन के आधार पर कितने होते हैं, 6। तो हिंदी में कितने माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। हिंदी में कितने माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। समझ गए नहीं, हिंदी में कितने माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, कितने पार माने जाते हैं, 6। यानी कि हिंदी में समास के भेद जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4, मूलता के आधार पर पूछे तो 5, भेद प्रचलन के आधार पर बोले तो 6। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे पदों की प्रधानता या समास के भेद लिख लो बस। हिंदी में समास के भेद। ठीक है,
बस। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इसी में एक होता है कर्मधारय समास, इसी का एक होता है इसमें द्वंद्व समास। क्या होता है भैया? द्विगु समास, द्वंद्व गलत बोल दिया था, द्विगु समास। फिर कौन सा होता है? द्वंद्व समास। फिर आपको कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। अब वैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और वैसे करेंगे तो कितना होगा? 4। प्रधानता के आधार पर कितना आएगा? 4। प्रधानता के आधार पर, जैसे प्रधानता मतलब प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर मतलब यहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान। पहला वाला पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है, यानी कि द्वितीय। यहां पर प्रथम, ठीक है, पहले वाला। तो यहां पर भी यही कंडीशन होती है और यहां पर भी यही कंडीशन होती है। यहां पर अगर द्वंद्व में कहें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसे प्रतीक करो F से फर्स्ट, इसे प्रतीक करो S सेकेंड, ठीक है। यहाँ करो F प्लस के सेकेंड, दोनों पद प्रधान होते हैं। जबकि यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके पूरी तरीके से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। समझ लो आप इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से कर लो इसको। क्वेश्चन भर भर के आते हैं पूरे, यहाँ से भी, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे हिंदी के समास के भेद, यानी कि कितने, हम अगर प्रधानता के आधार पर बात करेंगे 4 और कुल बात करेंगे तो कितने? 6, ठीक है। जिसमें अव्यय समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद, जिसे कर्मधारय या द्विगु समास भी कहते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में जो है वो दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब हम सीखेंगे समास। सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो हमें बात करनी है अव्यय समास में। किसमें बात करनी है? अव्यय समास में बात करनी है। बड़ा प्यारा समास है, बहुत डाउटफुल भी समास है, इसे डाउट में भी आ जाता है, ये कुछ बच्चों के डाउट हो जाते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव का मतलब है अव्यय से शुरू होने वाला समास, ठीक है, अव्यय से शुरू होने वाला समास। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है इसकी? अव्यय समास की। इस अव्यय भाव तो कुछ और ही बन गया ज़्यादा इनके वजह से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अव्ययी भाव लिखेंगे, अव्ययी भाव समास हम ये लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? प्रथम पद जब, ऐसे लिखो, जब किसी सार्थक समस्त पद का, जब किसी सार्थक समस्त पद का प्रथम पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो या संज्ञा हो, और बाद वाला पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है जब किसी सार्थक शब्द पद का प्रथम पद उपसर्ग अव्यय संज्ञा हो
और बाद वाला पद संज्ञा हो, अव्यय समास कहलाते हैं। समझ गए नहीं? जैसे ये कैसे बनता है, एग्जाम्पल तो समझ लो। उपसर्ग प्लस संज्ञा, समझ गए नहीं? ऐसा बन सकता है। ठीक है, उपसर्ग प्लस अव्यय, अव्यय प्लस संज्ञा। ठीक है, अव्यय प्लस संज्ञा हो गया भाई। संज्ञा प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस संज्ञा, ये हो जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? अव्यय समास कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? अव्यय समास कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे अव्यय होते हैं, अव्यय या उपसर्ग, कुछ ऐसे अव्यय या उपसर्ग होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, जो परिवर्तित नहीं होते, जो परिवर्तित नहीं होते। जैसे क्या क्या परिवर्तित नहीं होते? जो लिंग वचन कारक के आधार से परिवर्तित नहीं होते। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? एक आ हो जाएगा, ठीक है, एक अनु हो जाएगा, अनु, प्रति, तो आ हो जाएगा, अनु हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, भर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भर, यथा, ठीक है, भर हो जाएगा, यथा हो जाएगा, ठीक है, वे हो जाएगा, वे आदि। ऐसे तो बहुत हैं उपसर्ग। तो उदाहरण के तौर पे समझेंगे अब इसको। किसके तौर पे समझेंगे? उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे मैंने कहा पहला उदाहरण, अपाद मस्तक, आपाद मस्तक, तो ये किससे बनकर मिलकर बनेगा? आ प्लस के, पाद प्लस के, मस्तक। इस सतह इसमें अव्यय क्या है? आ है। ठीक है, पद से मस्तक तक, इसका अर्थ क्या होगा? पद से मस्तक तक, मस्तक तक। तो ये हो गया विग्रह, ये हो गया समस्त पद, और ये हमने इसे तोड़ लिया है पूर्व पद और उत्तर पद में। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यंग, प्रत्यंग, तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस के अंग, तो इसका क्या बनेगा अर्थ? अंग के प्रति। क्या बनेगा? अंग के प्रति। ठीक है, तीसरा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे टूटेगा ये? प्रति प्लस अक्षी या अक्ष, तो क्या हो जाएगा? अक्षी के प्रति। ठीक है भाई, अक्षी के प्रति, समझ लो इसको अच्छे से, अक्षी के प्रति। ठीक है, प्रति एक, तो क्या आ जाएगा? प्रति प्लस के एक। अर्थ क्या होता? अर्थ क्या होता? एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, ये होता है इसका अर्थ, एक एक के प्रति। ठीक है, जल्दी नोट करो, अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, समझ गए नहीं? बहुत सारे उदाहरण अभी। अपाद मस्तक, आ प्लस के पाद प्लस के मस्तक, पद से मस्तक तक, प्रत्यंग, प्रति प्लस के अंग, प्रति के अंग के प्रति, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी, अक्षी के प्रति, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, एक एक के प्रति। ठीक है, हो गए हैं। चलो और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण देखते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बिल्कुल भी, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। उदाहरण देखते हैं, समझिए। जैसे मैंने कहा आमरण, आमरण, तो क्या आ जाएगा? आ प्लस के मरण, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मरण तक, क्या हो जाएगा? मरण तक। आ जन्म भी ऐसे ही होता है इसमें, आ जन्म, क्या हो जाएगा? आ प्लस के जन्म, तो क्या हो जाएगा?
जीवन भर, जीवन भर। एक हो जाएगा आपका बाकायदा, वा कै आ ये दे आ, टूटेगा कैसे, वा प्लस के कायदा, इसे कहेंगे कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। ठीक है, एक आ जाएगा बेकायद, बेकायदे, ये बेकायदा था, वो क्या आ जाएगा वे कायदे, ये हो जाएगा वे प्लस कायदे, इसे कहेंगे बिना कायदे के, बिना अनुशासन के, बिना कायदे के। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो यह हो जाएगा यथा प्लस शक्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है भाई, शक्ति के अनुसार। यथा भक्ति, यथा भक्ति क्या हो जाएगा, यथा प्लस भक्ति, भक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार। यहां एक चीज और लिखेंगे नोट करके, लिखेंगे पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययभाव समास होते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी क्या होते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी क्या होते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। जैसे दिन दिन, जैसे धीरे धीरे, जैसे रातों रात, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, रातों रात हाथों हाथ, समझ गए नहीं। आर्य भाषा में दिनों दिन, दिनों दिन, तो ये सब कैसे हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। कैसे होते हैं, अव्यय समास होते हैं। तो बेटा ये था अव्यय समास, ये कैसा था आपका अव्यय समास था। आपने आज क्लास में अव्यय समास सीखा, समास का परिचय सीखा, समास के भेद सीखे। ठीक है, कल हम जो बात कराएंगे वो कराएंगे तत्पुरुष समास पर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा आपको, और बहुत सी नई बातें भी आपने सीखी होंगी इसमें, क्योंकि आपसे पहले से बहुत आता है, परंतु फिर भी आपने कुछ तो नया सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेल आइकन के साथ, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चले अगर बेल आइकन दबाओगे आप तब। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल इसी समय पर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।